जिस घर में रागिनी रह रही थी उस घर में आत्माओं का वास था। अपने माँ को नाम से बुला के वो कहता था कि मुझे मांस खाना है, मेरे लिए मांस लेके आ। एक दिन जब रागिनी अशोक के लिए खाना बना रही होती है, उन्हें गेट पे एक दस्तक सुनाई देती है। अशोक के हाथ में एक चाकू होता है और वो बोलता है, मैंने अपनी बेटी को मारा था, क्या तुझे भी मार दूं? अशोक को बचाने का एक तरीका बताया था और वो एक तरीका था, ये जो आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो अधूरी है पर फिर भी पूरी है। और इसका अंत जानने के लिए या इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी पड़ेगी। ये बात सदियों पुरानी है, जब लाइफ काफी ज्यादा इजी और सिंपल हुआ करती थी। ना लोगों के बड़े सपने थे और ना ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस। रागिनी भी अपनी साधारण जिंदगी में बहुत खुश थी। उसका एक पति था और एक 5 साल का बेटा था। सोसाइटी में उनकी इज्जत थी, अपना घर था, पति की अच्छी नौकरी थी, उसकी लाइफ में कोई भी कमी नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, रागिनी के तो ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे, सब उससे और वो सबसे बहुत प्यार करती थी, खासकर अपने पति से। इसलिए जिस दिन उसे पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और उसके पति का तो एक और परिवार है जो दूसरे शहर में रहता है, रागिनी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। रागिनी को अपने पति का अफेयर एक चिट्ठी की वजह से पता चलता है जो उसी की दूसरी पत्नी ने उसे भेजी थी। उस चिट्ठी में रागिनी की सौतन ने अपने बच्चों के बारे में बता रखा था, पर वो भी नहीं जानती थी कि उसके पति की भी एक और बीवी है। वो तो बस अपने पति को अपने बीमार बेटी के बारे में बताना चाहती थी। अपनी दुनिया अपने सामने टूटते देख रागिनी कुछ नहीं समझ पाई। उसने अपने पति से कई सवाल करे पर उनके जवाब में उसे सिर्फ खामोशी मिली। कई दिनों की लड़ाई के बाद पति फिर बोलता है कि मैं उससे ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो मगर मैं उसी के साथ रहूंगा। एक तरफ सम्मान था और दूसरी तरफ 5 साल का एक छोटा सा बेटा। रागिनी को समझ ही नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए कि तभी उसने कुछ ऐसा करा जो उस समय की किसी औरत ने नहीं सोचा था। रागिनी ने अपने पति को जाने दिया पर उसके बदले उसने उससे कुछ पैसे ले लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, रागिनी ने ये भी कहा कि तुम अपनी दूसरी बीवी के साथ रह सकते हो पर अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत। हर महीने तुम चाहे यहाँ आना मत मगर अपने बेटे की परवरिश के लिए पैसे जरूर भेजते रहना। पति खुशी खुशी अपनी दूसरी पत्नी के पास चला गया। कई महीने पहले तो रागिनी अपने घर में ही रहने की कोशिश करती रही मगर घर में यादें और अपने पति की तस्वीरों से बहुत परेशान हो गई थी रागिनी। इसलिए उसने अपना घर बेच के एक नया घर खरीद लिया। शायद रागिनी ना अपने वक्त की बाकी लोगों से, बाकी औरतों से काफी ज्यादा तेज थी, इसलिए पैसे बचाने के लिए कहीं दूर शहर में जाके उसने एक ऐसा घर लिया जो काफी सस्ते में मिल रहा था। घर की इतनी कम कीमत देख के रागिनी के मन में शक भी आया कि ये घर इतना सस्ते में क्यों बिक रहा है। तब उसने बहुत लोगों से जानकारी ली। लोगों से पता चला कि ऐसे ही किसी और परिवार का, जो रागिनी के परिवार की तरह ही टूटा हुआ था, वो लोग इसे बेच रहे थे। इसलिए जल्दबाजी के चक्कर में कीमत भी बहुत कम रखी गई है। रागिनी ने और नहीं सोचा और तुरंत अपने बेटे के साथ उस नए घर में शिफ्ट हो गई। पहले के कुछ दिन सब ठीक था मगर फिर एक डरावने सपने की तरह रागिनी की जिंदगी भी पूरी तरीके से पलट गई। रागिनी का बेटा अशोक, जो बहुत ही शांत था, उसका बहुत अच्छा नेचर था, वो एकदम से ही चेंज हो गया। अपनी माँ से लड़ता झगड़ता, अपनी माँ को गालियां तक देने लगा, खाने को फेंकने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा, दीवारों पे रंग लगाने लगा। वो सारी हरकतें करने लगा जो उसने आज तक कभी नहीं करी थी। अपने 5 साल के बेटे का ऐसा व्यवहार देख के पहले रागिनी को लगता है कि शायद अपने बाप की कमी की वजह से वो ऐसा कर रहा है, या बच्चे को भी पता चल गया होगा कि घर में कुछ ठीक नहीं है। रागिनी को लगने लगा कि शायद बाप के साए हटने के बाद बेटे पे भी बहुत बुरा असर आया है। कई हफ्तों तक रागिनी अपने बेटे की इन हरकतों को सहन करती रही मगर धीरे धीरे ये हरकतें बढ़ने लगी। एक छोटा सा लड़का जिसके मुंह से हमेशा माँ सुनाई देता था, आज वो अपनी ही माँ को बहुत बुरी बुरी गालियां देने लगा था। ऐसे शब्द जो किसी बच्चे को पता होना ही संभव नहीं था और न ही रागिनी के घर में कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता था। तो रागिनी समझ ही नहीं पाती थी कि उसे ये चीजें कौन सिखा रहा है। फिर रागिनी को लगा कि शायद पड़ोसियों की बातें सुनी होंगी, शायद आस पड़ोस का असर पड़ा होगा, क्योंकि ये वैसी जगह नहीं थी जहाँ पे रागिनी पहले रहा करती थी। पर बेटे की हरकतें बढ़ती ही रही। अपने माँ को नाम से बुला के वो कहता था कि मुझे मांस खाना है, मेरे लिए मांस लेके आ। ये वो पहली रिक्वेस्ट थी जिसने रागिनी को चौकन्ना करा था।
क्योंकि उसका बेटा जिसने बचपन से कभी भी वेजिटेरियन खाने के अलावा कुछ नहीं खाया, उसे मांस के बारे में कैसे पता। और ऐसा भी नहीं कि वो चिकन या फिश की बात करता हो। अशोक कहता था कि मेरे सामने हिरन का गोश्त ला। अब एक 5 साल का बच्चा जब ये कहेगा तो कोई भी डर जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अशोक अपने क्रेयॉन से दीवारों पे ऐसी चीजें बनाता था जो रागिनी को बहुत ज्यादा डरा देती थी। छोटी बच्चियों की लाशें, हिरन का कटा हुआ सर, अलग अलग जानवर, खून के छींटे और कुछ ऐसे सिंबल्स जो रागिनी को समझ ही नहीं आते थे कि क्या है। अब धीरे धीरे रागिनी बहुत ज्यादा डरने लगी थी कि उसके 5 साल के बेटे को ये सब चीजें पता ही कैसे है। पहले तो रागिनी को लगा कि शायद उसे कोई मानसिक बीमारी हो चुकी है और उसे एक डॉक्टर की जरूरत है। पर जब डॉक्टर के पास जाने के बाद रागिनी ने अपने बेटे के सारे टेस्ट करवाए तो सारे टेस्ट में उसका बेटा नॉर्मल आया। ना ही कोई चोट, ना ही कोई घाव और ना ही कोई हेरिडेटरी बीमारी। सब कुछ ठीक था। पर बढ़ते दिनों के साथ अशोक बहुत ज्यादा बदल गया था। एक रात की बात है जब रागिनी की नींद रात के 3 बजे खुलती है तो वो देखती है कि अशोक कमरे के कोने में जाके खड़ा है और वो वहां पे हंस रहा है। रागिनी अपने बेटे को गुस्से में बुलाती है कि अशोक, रात हो रही है, आओ सो जाओ। अशोक मुस्कुराता है और दीवार से चिपकने लगता है। जैसे ही रागिनी बिस्तर से उठ के अशोक को लाने जाती है, वो देखती है कि अशोक दीवार पे चलने की कोशिश कर रहा था और रागिनी के बढ़ते कदमों के साथ अशोक के भी कदम दीवार पे बढ़ते जा रहे थे। ये देख के रागिनी सकपका जाती है। उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं, उसके कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे होते। कितने में ही उसे एक आवाज सुनाई देती है, मम्मा। मगर ये आवाज उसके पीछे से आ रही होती है। अशोक तो बिस्तर पे ही लेटा था और बिस्तर पे बैठ के वो अपनी माँ को आवाज लगा रहा था। उस रात रागिनी को समझ आ जाता है कि उसका बेटा ना तो बदतमीज हुआ है और न ही बीमार, बल्कि किसी और ही चीज का शिकार हो चुका है। जिस समय की ये कहानी है ना, उस वक्त लोग डॉक्टर पे भी जाने से पहले तांत्रिकों पे जाते थे। मगर रागिनी शायद अपनी समझ और अपने वक्त से कहीं आगे थी, इसलिए वो डॉक्टर पे गई। वो भूत प्रेत, तांत्रिक, बाबाओं, इन सब में यकीन ही नहीं करती थी। जिंदगी में उसने सिर्फ अच्छी चीजें ही देखी थी। ये पहली चीज थी जो उसकी लाइफ में इतनी ज्यादा हाथ से आगे निकल गई थी। इसलिए कुछ लोगों से सलाह लेके पूछ के रागिनी को बहुत मुश्किल से एक तांत्रिक के बारे में पता चलता है। एक ऐसे तांत्रिक के बारे में जो किसी से भी आसानी से नहीं मिलते। उनसे मिलने के लिए ही महीनों तक का आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो एक जगह रहते ही नहीं, वो अपनी जगह बदलते रहते हैं। कभी तो वो किसी घाट पे होते थे तो कभी किसी शमशान में। रागिनी को इस तांत्रिक के बारे में बताने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके खुद के ससुर थे। रागिनी के सास ससुर उससे पहले से ही बहुत प्यार करते थे। जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने उनकी बहू के साथ ऐसा करा है, उसके बाद तो उनका मोह अपनी बहू के लिए ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद अपने पोते का ये हाल देख के वो दोनों और ही परेशान हो गए थे। मगर वो रागिनी की इससे ज्यादा कोई मदद नहीं कर सकते थे कि वो उसे तांत्रिक के बारे में बता दे और कैसे तैसे उन तांत्रिक से रागिनी को मिला दे। 2 हफ्तों के बाद रागिनी फाइनली तांत्रिक से मिलने जाती है। पर इस 2 हफ्ते में बहुत चीजें हो जाती है। अशोक पूरी तरीके से पसेस्ड हो चुका था। अब वो दिन भर सिर्फ चीखता रहता था, चिल्लाता रहता था। अगर उसकी एक छोटी सी भी मांग पूरी ना हो तो वो घर उथल पुथल कर देता था। अब वो अपनी माँ को माँ नहीं बल्कि रागिनी बोल के ही बुलाता था। अब अशोक खाने में भी सिर्फ मीट और घोष खाता था और अगर उसकी ये मांग पूरी ना हो तो वो खुद को मारने लग जाता था। अब एक बेचारी माँ क्या ही करती, अपनी बेटी की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। कई बार तो ऐसा हुआ कि वो घर पे मीट लाती थी और जैसे ही वो उसे बना रही होती थी, अशोक भाग के किचन में जाता था और उस मीट को कच्चा खाने लगता था। कई बार तो रागिनी को हाथापाई करनी पड़ी अशोक के हाथ से मीट को छीनने के लिए। अब रागिनी की जिंदगी और अशोक का पोजीशन बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे थे। रागिनी उस तांत्रिक से मिलने के लिए शमशान घाट में जाती है। रात का समय होता है। शमशान घाट में उस तांत्रिक और रागिनी के अलावा कोई नहीं होता और चारों तरफ से अजीब आवाजें आ रही होती है। डरते डरते हर बढ़ते कदम के साथ रागिनी भगवान को याद करने लग जाती है और जैसे तैसे तांत्रिक के आगे खड़ी हो जाती है। तांत्रिक अपनी तपस्या में लीन होते हैं। अब उन्हें उठाने से पहले भी रागिनी को डर था और अगर उठाए ना तो भी डर था। 1 घंटे तक रागिनी तांत्रिक के आगे खड़ी ही रहती है, ना बैठती है और न ही कुछ बोलती है। फिर 1 घंटे बाद तांत्रिक बिना आँख खोले खुद ही बोल पड़ते हैं, अपने बेटे को बचाने आई हो या अपने दुख कम करने, क्योंकि तुम इनमें से सिर्फ एक ही चीज कर सकती हो। तांत्रिक की ये बात सुन के रागिनी को कुछ समझ नहीं आता। इतने में ही तांत्रिक अपनी आंखें खोलता है और रागिनी से कहता है, बताओ
क्या दिक्कत है। रागिनी शुरू से शुरू करती है, कैसे उसने घर खरीदा, कैसे अशोक घर में आने के बाद ही अजीब हरकतें करने लगा और कैसे अब अशोक अजीब अजीब डिमांड्स करता है। रागिनी की पूरी बात सुनने के बाद तांत्रिक उन्हें सिर्फ एक चीज कहते हैं कि तुम नहीं बच सकती और ना ही तुम्हारा बेटा अब उस परिवार के चंगुल से आजाद हो सकता है। तांत्रिक पूछते हैं कि क्या शिफ्ट होने से पहले रागिनी ने उस घर की कोई जांच पड़ताल नहीं करी, तो रागिनी ने बताया कि उसने आस पड़ोस से लोगों से पूछा था। तब तांत्रिक बताते हैं कि सिर्फ पड़ोसियों ने नहीं बल्कि हर इंसान ने रागिनी से झूठ बोला था। जिस घर में रागिनी रह रही थी उस घर में आत्माओं का वास था, और ऐसी वैसी आत्माएं नहीं बल्कि उन्हीं इंसानों की आत्माएं जो रागिनी से पहले उस घर में रहती थी। तांत्रिक रागिनी को बताते हैं कि जिस घर में वो अभी रह रही है उस घर में उनसे पहले एक परिवार रहता था। एक रात को जब उस घर में रहने वाले आदमी का पूरा परिवार नींद में होता है, वो उठता है और चाकू से अपनी बीवी और दोनों बच्चों का कत्ल कर देता है और सुबह होने से पहले पहले खुद को भी मार डालता है। उनकी लाशें भी 3 दिन बाद मिली थी, क्योंकि वो घर पड़ोस के बाकी घरों से थोड़ा दूर था, इसलिए लोगों को बदबू तक नहीं आई। और लाश भी तब मिली जब उनके घर पे कोई मेहमान आ रहा था। जब घर वालों ने दरवाजा कई घंटों तक नहीं खोला तो मेहमान ने पुलिस को बुलाया और तब पता चला कि घर में क्या हुआ है। बहुत जांच पड़ताल हुई और तब जाके पता चला कि बीवी और बच्चों की मौत तो तभी हो गई थी जब वो नींद में थे, और ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका ही बाप और पति था। कई सालों तक घर को किसी ने नहीं खरीदा और फिर अब उस घर को खरीदने वाले और कोई नहीं बल्कि रागिनी और उसका बेटा ही था। तांत्रिक बताता है कि उस रात जो उस आदमी ने करा था वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी ऊपरी हवा के लग जाने पे करा था, और वो ऊपरी हवा, वो आदमी और उसके पूरी परिवार की आत्माएं अब भी उस घर में कैद है। रागिनी तांत्रिक की पूरी बात सुनती है और फिर पूछती है कि अगर ऐसी ही बात है तो ये अशोक के साथ क्यों हो रहा है, रागिनी के साथ क्यों नहीं। तांत्रिक बताते हैं कि अगर कोई भी आत्मा किसी इंसान पे वश करना चाहती है तो सबसे पहले वो सबसे कमजोर इंसान के ऊपर वश करती है और फिर धीरे धीरे बाकी लोगों के ऊपर। इसलिए सबसे पहला शिकार अशोक बना, क्योंकि वो एक बच्चा था। रागिनी तांत्रिक की बातें सुन के रोने लग जाती है और तांत्रिक से रोते रोते बिलखते बिलखते सिर्फ एक ही चीज पूछती है कि बाबा मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं। तांत्रिक बताते हैं कि रागिनी को काफी देर हो चुकी है, अगर वो पहले ही तांत्रिक के पास आ जाती तो शायद वो किसी ना किसी तरीके से पूजा पाठ से, तंत्र विद्या से अशोक को बचा लेते, मगर अब बहुत देर हो चुकी है और अब अशोक बच नहीं पाएगा। अगर उसे बचाने की कोशिश भी की गई तो अशोक की जान चली जाएगी। ना तो रागिनी अपने बेटे को खो सकती थी और ना ही वो तांत्रिक की इस बात को एक्सेप्ट कर सकती थी, मगर फिर भी उसके पास कोई चारा नहीं था। तांत्रिक कहते हैं कि अब जब तक अशोक 18 साल का नहीं होता रागिनी को उसके साथ उसी घर में रहना पड़ेगा, और बढ़ते दिन के साथ अशोक की हरकतें, तबीयत, सब कुछ बिगड़ने लगेगी। निराशा में रागिनी अपने घर चली जाती है। उस दिन के बाद अशोक की हरकतें और बुरी हो जाती है। अशोक दिन रात सोना बंद कर देता है। अशोक पूरे दिन घर में चिल्लाता रहता है, कूदता रहता है, घर की चीजें तोड़ता रहता है, अपनी माँ पे हाथ उठाता है, उन्हें प्रताड़ित करता है, खाने में घोष खाता है, हर जगह गंदगी फैलाता है और खुद को मारता रहता है। हाल तो इतना बुरा हो गया था कि अशोक सोता ही नहीं था। वो पूरी रात अपनी माँ के आसपास घूमता रहता था, सिर्फ इस इंतजार में कि जैसे उसकी माँ सोएगी वो अपनी माँ पे हमला कर देगा। अशोक को सुलाने के लिए बिस्तर से बांधना पड़ता था। रागिनी ने बहुत चीजें इस्तेमाल करी, यहाँ तक कि नींद की गोलियां भी अशोक के खाने में डालना चालू कर दिया, मगर उन नींद की गोलियों से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन रागिनी सो रही थी कि बीच में उसकी नींद खुलती है। वो देखती है कि अशोक उसके साइड में नहीं होता बल्कि उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है और मुस्कुरा के रागिनी की तरफ देख रहा होता है। अशोक के हाथ में एक चाकू होता है और वो बोलता है, मैंने अपनी बेटी को मारा था, क्या तुझे भी मार दूं? रागिनी अशोक को धक्का दे देती है और अशोक बिस्तर से गिर जाता है, मगर बिस्तर से गिरने के बाद भी अशोक रोता नहीं है बल्कि अपने सर से निकल रहे खून को अपने हाथों में लेके चाटने लगता है और बोलता है कि बड़े टाइम बाद एक बच्चे का शरीर मिला है। रागिनी की हालत भी दिन प्रतिदिन खराब होती रहती है। ना वो सो पाती है, ना खा पाती है और ना ही अपने बेटे के साथ चैन से जी पाती है। कई बार उसके मन में अपने बेटे को मार देने का भी ख्याल आया, क्योंकि वो जानती थी कि जो भी अब उसके बेटे के शरीर में है वो उसका बेटा तो है ही नहीं। मगर जब भी वो अपने बेटे को मारने की कोशिश करती
उसे सिर्फ अपने बेटे का ही चेहरा दिखाई देता, उस आत्मा का नहीं जो उसके बेटे के शरीर पर वश कर चुकी थी। अपने प्यार से लाचार रागिनी कुछ नहीं करती। कितनी बार ऐसा हुआ था कि अशोक अपने घर के छत से कूद गया था या शीशे से आर पार हो गया था और उसके पूरे शरीर पे घाव लग गए थे, मगर उन घाव को वो ठीक तक नहीं करने देता था, बल्कि किसी जानवर की तरह अपने घाव को चाटता रहता था। रागिनी का घर एक भूत बंगले जैसा हो गया था। हर तरफ जाले, हर तरफ किसी चीज की बदबू, हर जगह घोष के टुकड़े और हर जगह अशोक का तांडव और हर जगह अशोक की दहशत। जैसे जैसे अशोक बड़ा हो रहा था वैसे वैसे रागिनी खतरे में जाती जा रही थी, क्योंकि अशोक अब अपनी माँ को गलत नजरों से देखने लगा था। कई रातों को तो रागिनी की चीखने की आवाजें उसके घर से बाहर तक आती थी। अब रागिनी की जिंदगी बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुकी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो जिंदा है, ऐसा लग रहा था कि वो जहन्नुम में अपनी सजा काट रही है। एक दिन जब रागिनी अशोक के लिए खाना बना रही होती है, उन्हें गेट पे एक दस्तक सुनाई देती है और जैसे ही वो गेट की तरफ जाती हैं तो देखती हैं कि एक आदमी जो 25 साल का लग रहा था अपने आप ही गेट खोल के घर के अंदर आ गया था। अब रागिनी डर गई थी। उन्हें लगा था कि अशोक जो भी अब बहुत बड़ा हो चुका है वो उस आदमी को मार डालेगा, पर वो उस आदमी से मदद भी मांगना चाहती थी। वो भागते भागते उस आदमी की तरफ तो जाती है, मगर जैसे ही वो उस आदमी को टच करने की कोशिश करती है वो उनका शरीर उस आदमी के आर पार चला जाता है। वो आदमी घर के अंदर सिर्फ 2 कदम रखते ही डर के वहां से भाग जाता है, मगर रागिनी को एक बात समझ नहीं आती कि वो किसी इंसान के शरीर से आर पार कैसे हो गई। तब रागिनी को अपनी अधूरी कहानी का बचा हुआ हिस्सा याद आता है। रागिनी को वही दिन याद आता है जिस दिन वो तांत्रिक के पास अपने बेटे अशोक को बचाने के लिए भीख मांगने गई थी। रागिनी को वही दिन याद आता है जिस दिन वो तांत्रिक के पास अपने बेटे अशोक की जान की भीख मांगने गई थी। उन्हें याद आता है कि कैसे तांत्रिक ने उन्हें बताया था कि उनके बेटे अशोक को बचाने का अब कोई तरीका नहीं है और रागिनी उनके सामने बिलक बिलक के रोने लगी थी। पर एक चीज थी जो रागिनी भूल चुकी थी, पर अब उन्हें साफ साफ दिखाई दे रही थी। रागिनी को याद आता है कि उस दिन तांत्रिक ने अशोक को बचाने का एक तरीका बताया था और वो एक तरीका था बलिदान। उस दिन तांत्रिक रागिनी को एक समाधान बताते हैं। वो बताते हैं कि अशोक को बचाने के लिए रागिनी को खुद का बलिदान देना पड़ेगा। वो बताते हैं कि जैसे तैसे भी उन्हें कल अशोक को सुबह सुबह अपने घर से किसी और के यहाँ भेजना पड़ेगा, किसी ऐसे के यहाँ जिसके यहाँ रह के अशोक अपनी जिंदगी काट सके, क्योंकि उसके बाद अशोक कभी अपने घर पे वापस नहीं आ पाएगा। वो रागिनी को कहते हैं कि उस घर में जितनी भी आत्माएं हैं वो किसी एक इंसान की रूह के बलिदान से ही शांत होगी, और अगर वो अशोक को बचाना चाहती हैं तो उन्हें खुद का बलिदान देना बहुत जरूरी है। तांत्रिक रागिनी को बताते हैं कि अशोक को भेजने के बाद उन्हें अपने घर में हर कोने में अपने खून की छींटें गिरानी पड़ेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तांत्रिक ये भी कहते हैं कि उन्हें अपने शरीर को बहुत ही दर्दनाक तरीके से त्यागना पड़ेगा, तभी वहां पे रह रही रूहें और ऊपरी हवा रागिनी को वश में लेगी, वरना वो अशोक को वापस ढूंढ लेंगी। तांत्रिक रागिनी को कहते हैं कि अपने बेटे को भेजने के बाद तो मेरे पास वापस आओ और मैं तंत्र विद्या से किए गए एक जंगली सुअर को तुम्हारे साथ भेजूंगा। याद रहे कि उस सुअर को तुम अपने साथ उस घर में ही बंद करके रखना। खून की छींटें गिराने के बाद और मेरे दिए गए मंत्रों का उच्चारण करने के बाद तुम्हें अपने पेट में अपने हाथों से चाकू से एक चीरा मारना पड़ेगा। तुम्हारी जान चली जाएगी और जैसे ही सुअर तुम्हारा रक्त बहता देखेगा वो तुम्हें खाने लगेगा। जैसे ही वो तुम्हें खा लेगा उस घर में बसी हर आत्मा उस सुअर में कैद हो जाएगी और उस आत्मा में तुम्हारी आत्मा भी शामिल होगी। तुम भी उस सुअर के शरीर में कैद हो जाओगी। तांत्रिक बताते हैं कि रागिनी को खाने के बाद ही सुअर भी मर जाएगा, और क्योंकि घर अंदर से लॉक्ड होगा तो रागिनी और सुअर का शरीर कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तांत्रिक रागिनी से कहते हैं कि उन्हें किसी एक को तो सब सच बताना पड़ेगा जो अशोक को पाल पोस के बड़ा कर सके और अशोक को या किसी को भी उस घर में वापस कदम न रखने दे। रागिनी ये सुन के खुश हो जाती है कि वो अपने बेटे को बचा सकती है कि तांत्रिक तभी उन्हें एक और बात बताते हैं। तांत्रिक कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारी आत्मा उस सुअर में जाएगी और उस घर में कैद होके रह जाएगी, वैसे ही तुम और वहां पे मौजूद हर आत्मा
उसी घर में ऐसे रहोगे जैसे कि तुम अभी तक रह रहे थे। बस फर्क ये होगा कि तुम्हें या किसी और को भी ये याद नहीं होगा कि तुम कैद हो चुके हो। तुम्हारे लिए वक्त वैसे ही बीतेगा जैसे नॉर्मली बीतता। तुम्हें ना तो अपना बलिदान याद रहेगा और ना ही ये याद रहेगा कि तुम्हारा बेटा तो कब का तुम्हें छोड़ के जा चुका है। तुम्हें बस यही लगता रहेगा कि तुम्हारा बेटा अभी भी आत्माओं के वश में है और तुम्हारी जिंदगी चलती जा रही है। तुम्हारे लिए सिर्फ कुछ मिनट गुजरेंगे मगर हकीकत में सालों निकल चुके होंगे। तुम जिंदगी भर उस घर में तड़पती रहोगी अपने बेटे को उन आत्माओं के वश में देखते देखते। तुम्हारी आत्मा ना तो कभी मुक्त हो पाएगी और ना ही कभी अपने बेटे की खुशी को समझ पाएगी, क्योंकि तुम जानती ही नहीं होगी कि तुम्हारा बेटा तो दरअसल यहाँ से जा चुका है और तुम वहाँ पे कैद हो चुके हो। तुम ये भी नहीं जान पाओगी कि तुम मर चुके हो और आज का पूरा दिन तुम भूल जाओगी। ये बात जानने के बाद भी कि रागिनी को ये याद ही नहीं रहेगा कि उसने अपने बेटे को बचा लिया है और जिंदगी भर उसकी आत्मा ये सोच के तड़पती रहेगी कि उसका बेटा आज भी उसके सामने पोजेस्ड है। रागिनी इस शर्त को मंजूर कर लेती है क्योंकि हकीकत में तो वो अपने बेटे को बचा ही रही होती है। जो रागिनी को लग रहे थे कि सिर्फ कुछ साल बीते हैं और उसका 5 साल का बेटा बड़ा हो चुका है, दरअसल सदियों बीत चुकी थी। उसका बेटा अपने दादा दादी के साथ रहने जा चुका था। उसका बेटा शादी भी कर चुका था और उसके बेटे के भी बच्चे हो चुके थे और उन्हीं में से एक लड़का आज अपने पुश्तैनी घर को देखने आया था, मगर घर की हालत देखते ही वहां से भाग गया। और शायद अपने पोते में अपने बेटे का चेहरा देख के रागिनी को याद आ गया कि उसने क्या बलिदान दिया था। मगर ये खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि अगले दिन रागिनी फिर भूल गई और उसकी आत्मा आज भी वहीं उसी घर में कैद है और उसे आज भी लगता है कि उसका बेटा पोजेस्ड है और वो अपने बेटे को बचा नहीं सकी। रागिनी के चीखने की आवाजें आज भी उस घर के आसपास सुनाई देती है। रागिनी वहां अकेली नहीं है, बल्कि उन आत्माओं के साथ कैद है जो पहले उस घर में रहती थी। पर रागिनी का बेटा अब अपनी माँ के बलिदान की वजह से अपनी जिंदगी खुशी से काट रहा है। पर बेचारी रागिनी कभी भी नहीं जान पाएगी कि उनकी तो पीढ़ियां आगे जा चुकी है और उनका बेटा बच चुका है। उनकी आत्मा वहां जिंदगी भर तड़पती रहेगी। इसलिए रागिनी की कहानी अधूरी भी है मगर पूरी भी है। आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं, हॉरर लेजेंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।